कभी सोचा है कि नए साल पर जिम जाने का जो जोश होता है ना पहले हफ्ते, हम्म। वो फरवरी आते आते हवा क्यों हो जाता है? हाँ हाँ, ये तो हर साल की कहानी है। बिल्कुल। या कोई नई भाषा सीखना शुरू में कितना रोमांचक लगता है, लेकिन कुछ समय बाद वही एक बोझ बन जाता है। हम्म। ऐसा क्यों होता है कि कभी-कभी सीखना इतना आसान और मजेदार है और कभी-कभी लगता है जैसे कोई पहाड़ चढ़ रहे हैं? हम्म। आज हम इसी पहेली के दो सबसे जरूरी हिस्सों को समझने वाले हैं। प्रेरणा और सीखना, मतलब मोटिवेशन और लर्निंग। हमारे पास कुछ बहुत ही दिलचस्प नोट्स हैं जो इन दोनों के बीच के गहरे रिश्ते की परतें खोलते हैं। तो हमारा मकसद है कि इन नोट्स में गोता लगाकर ये पता लगाया जाए कि सीखने की प्रक्रिया का वो गुप्त मसाला क्या है। और ये सवाल देखिए सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये हम सबके लिए है। सही बात है। ये नोट्स हमें वो ढांचा देते हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि वो अंदर की आग वो क्यों कैसे जलाई जाए, ताकि सीखना एक मजबूरी नहीं बल्कि एक सफर बन जाए। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। इन नोट्स में सबसे पहले इन दो शब्दों को बहुत साफ तरीके से समझाया गया है। प्रेरणा यानी मोटिवेशन को ये नोट्स उस अंदरूनी या बाहरी ताकत के तौर पर बताते हैं जो हमें किसी लक्ष्य की तरफ धकेलती है। और उस रास्ते पर बनाए भी रखती है। ये एक तरह की चिंगारी है। हाँ, और सीखना यानी लर्निंग वो सिर्फ जानकारी रटना नहीं है। ये अनुभव या अभ्यास से हमारे व्यवहार में आने वाला एक पक्का बदलाव है। बिल्कुल। मतलब अगर आपने कुछ सीखा है तो आप दुनिया को थोड़ा अलग तरीके से देखेंगे या कोई काम अलग तरीके से करेंगे। अच्छा। और यहीं पर सबसे दिलचस्प बात सामने आती है। अगर प्रेरणा गाड़ी का इंजन है तो सीखना वो सफर है जो हमें मंजिल तक ले जाता है। इंजन के बिना गाड़ी 1 इंच भी नहीं हिल सकती। इन नोट्स में एक लाइन है जो इस रिश्ते की बुनियाद है। प्रेरणा के बिना सीखना असंभव है। जितनी ज्यादा और सही तरह की प्रेरणा होगी, सीखने का नतीजा उतना ही बेहतर होगा। आपने कहा सही तरह की प्रेरणा, इसका मतलब प्रेरणा भी अलग अलग तरह की होती है। ये तो काफी दिलचस्प है। हाँ, और ये समझना शायद सबसे जरूरी है। नोट्स इसे 2 हिस्सों में बांटते हैं। पहली है आंतरिक प्रेरणा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। जो अंदर से आती है। बिल्कुल। जब आप कोई काम सिर्फ इसीलिए करते हैं क्योंकि आपको उसमें मजा आ रहा है या आप उस चीज के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं, जैसे अपनी पसंद की कोई कहानी पढ़ना या किसी मुश्किल पहेली को सुलझाने में घंटों लगा देना, सिर्फ उस आहा मोमेंट के लिए। और दूसरी यकीनन बाहरी होगी। सही पकड़ा। दूसरी है बाह्य प्रेरणा, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। यह बाहर से आती है, इनाम का लालच या सजा का डर। जैसे अच्छे नंबर लाने के लिए पढ़ना। हाँ, या बॉस की डांट से बचने के लिए काम पूरा करना, या पैसे के लिए कोई कोर्स करना। या मकसद काम करने में नहीं बल्कि काम के नतीजे में होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाहरी प्रेरणा भी काम तो करती ही है। आखिरकार सैलरी भी तो एक बाहरी प्रेरणा ही है और ज्यादातर लोग उसी के लिए काम करते हैं। इसमें गलत क्या है? सवाल गलत या सही का नहीं बल्कि असर का है। बाहरी प्रेरणा शॉर्ट टर्म में बहुत असरदार हो सकती है। डेडलाइन पर काम पूरा करवाना हो या परीक्षा पास करनी हो, यह काम करती है। लेकिन यहाँ एक छुपा हुआ खतरा है। अच्छा, कैसा खतरा? नोट्स इशारा करते हैं कि अगर आप किसी ऐसे काम के लिए बाहरी इनाम देने लगें जिसे कोई पहले से ही मजे के लिए कर रहा था, तो आप उसकी अंदरूनी प्रेरणा को खत्म कर सकते हैं। एक मिनट, ये तो उल्टा लग रहा है। मतलब अगर किसी बच्चे को ड्राइंग करना पसंद है और हम उसे हर ड्राइंग के लिए पैसे देने लगे, तो उसका मन हट सकता है। बिल्कुल, क्योंकि अब उसका दिमाग ड्राइंग के मजे पर नहीं बल्कि पैसों पर टिक गया है। जिस दिन पैसा मिलना बंद होगा, हो सकता है उस दिन ड्राइंग करना भी बंद हो जाए। ओह। बाहरी प्रेरणा को आप किराए की ऊर्जा समझ सकती हैं। जब तक आप किराया देती रहेंगी, ऊर्जा मिलती रहेगी। लेकिन आंतरिक प्रेरणा आपके अपनी सोलर पैनल की तरह है। एक बार लग गया तो वो खुद ब खुद ऊर्जा पैदा करता रहता है। गहरे और लंबे समय तक टिकने वाले ज्ञान के लिए यही सोलर पैनल चाहिए। ये आंतरिक और बाह्य प्रेरणा का फर्क तो अब साफ समझ आ रहा है। लेकिन क्या कोई मनोवैज्ञानिक ढांचा है जो बताता है कि ये प्रेरणाएं पैदा कहाँ से होती हैं? मतलब इंसान की बुनियादी जरूरतें इसमें क्या भूमिका निभाती हैं? इन नोट्स में कुछ बड़े नाम दिख रहे हैं, जैसे मैस्लो। हाँ, और यहीं से हम मनोविज्ञान की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। अब्राहम मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम एक बहुत ही मशहूर सिद्धांत है। हायरार्की ऑफ नीड्स। जी, इससे आप एक जरूरतों का पिरामिड समझिए। मैस्लो कहते हैं कि इंसान की जरूरतें परतों में होती हैं। सबसे नीचे की परत में हैं हमारी शारीरिक जरूरतें,
खाना, पानी, नींद। और जब तक ये पूरी ना हो तब तक ऊपर की परतों के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। ठीक है, यही बात है। शारीरिक जरूरतों के ऊपर आती है सुरक्षा की जरूरत, घर, नौकरी, सेहत। उसके ऊपर है अपनेपन और प्यार की जरूरत, फिर सम्मान की जरूरत, और पिरामिड के सबसे ऊपर है आत्म साक्षात्कार, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अपनी पूरी क्षमता को पाना। हाँ, अब इसे सीखने से जोड़कर देखिए। अगर कोई बच्चा भूखा है या उसे घर में असुरक्षित महसूस होता है, तो आप उससे कैसे उम्मीद कर सकती हैं कि वो क्लास में अलजेब्रा पर ध्यान लगाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका दिमाग तो पिरामिड की निचली परतों में ही उलझा हुआ है। एक सुरक्षित और सकारात्मक माहौल सीखने की पहली शर्त है। लेकिन मैस्लो का पिरामिड थोड़ा आदर्शवादी नहीं लगता? क्या असल जिंदगी में हम ऐसे लोगों को नहीं देखते जो मुश्किल हालातों में अपनी सुरक्षा की चिंता करते हुए भी कुछ बड़ा सीखने या बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे कोई कलाकार या कोई आविष्कारक? बहुत अच्छा सवाल है, और ये दिखाता है कि ये सिद्धांत पत्थर की लकीर नहीं है। ये हमें एक सामान्य ढांचा देते हैं। बेशक ऐसे असाधारण लोग होते हैं जो मुश्किलों के बावजूद ऊपर उठते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए बुनियादी जरूरतें पूरी होना बहुत जरूरी है। एक टीचर या मैनेजर के लिए यह समझना बहुत अहम है। अगर आपकी टीम तनाव में है या असुरक्षित महसूस कर रही है, तो उनकी क्रिएटिविटी और सीखने की क्षमता अपने आप कम हो जाएगी। ठीक है, तो मैस्लो हमें जरूरतों का एक नक्शा देते हैं। नोट्स में एक और नाम है मैक्लीलैंड। उनका सिद्धांत इससे कैसे अलग है? मैक्लेलन का सिद्धांत थोड़ा अलग नजरिए से देखता है। वो कहते हैं कि हमारी सामाजिक जरूरतें 3 तरह की होती हैं जो हमें प्रेरित करती हैं: उपलब्धि, अफिलिएशन और शक्ति। ओके। हर व्यक्ति में इन तीनों का मिश्रण होता है, लेकिन कोई एक अक्सर ज्यादा हावी होती है। इसे थोड़ा और आसान करते हैं। हम्म। मतलब अगर किसी में उपलब्धि की प्रेरणा ज्यादा है तो वो कैसा होगा? वो इंसान चुनौतियों से प्यार करेगा। उसे मुश्किल काम पसंद आएंगे जहां वो अपनी काबिलियत साबित कर सके। वो सिर्फ पास होने के लिए नहीं, बल्कि टॉप करने के लिए पढ़ेगा। अच्छा। उसे अपनी प्रगति पर फीडबैक चाहिए होता है, और वो सफलता का श्रेय अपनी मेहनत को देता है। ऐसे लोग बेहतरीन प्रॉब्लम सॉल्वर्स बनते हैं। और जिसमें संबंधता यानी एफिलिएशन की भावना ज्यादा हो? वो इंसान टीम में काम करना पसंद करेगा। उसे अकेले सीखने से ज्यादा ग्रुप स्टडी में मजा आएगा। उसके लिए लोगों से अच्छे रिश्ते बनाना जरूरी है। वो सहयोग से सीखता है, प्रतिस्पर्धा से नहीं। समझ गए। और अगर आप उसे कोई प्रोजेक्ट देंगे, तो वो सबसे पहले ये सोचेगा कि टीम के साथ मिलकर इसे कैसे किया जाए। और आखिर में शक्ति या पावर वाले लोग? ये वो लोग हैं जो प्रभाव डालना चाहते हैं, नेतृत्व करना चाहते हैं। वे बहस और चर्चा में आगे रहते हैं और अपने विचारों से दूसरों को सहमत कराना चाहते हैं। सीखने की प्रक्रिया में वे अक्सर ग्रुप लीडर की भूमिका निभाना पसंद करते हैं। वाह। एक अच्छा शिक्षक या मैनेजर ये पहचानता है कि उसकी टीम में कौन किस तरह की प्रेरणा से चलता है और उसी के अनुसार उन्हें काम सौंपता है। आप एक उपलब्धि वाले को एक आसान काम देकर बोर नहीं कर सकते, और एक संबद्धता वाले को अकेले काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। वाह। तो मैस्लो और मैक्लेलैंड के सिद्धांतों को मिलाकर देखें तो प्रेरणा की एक पूरी तस्वीर बनती है, हमारी बुनियादी जरूरतों से लेकर हमारी सामाजिक इच्छाओं तक। बिल्कुल। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर आप एक शिक्षक हैं या एक मैनेजर हैं या खुद ही कुछ सीखने की कोशिश कर रही हैं, तो इस सारी जानकारी का इस्तेमाल कैसे करें? इसे जमीन पर कैसे उतारें? यहीं पर ये नोट सबसे ज्यादा व्यवहारिक हो जाते हैं। इनमें शिक्षक की भूमिका पर कुछ ठोस बिंदु दिए गए हैं जिन्हें कोई भी अपने ऊपर लागू कर सकता है। सबसे पहला और जरूरी है एक सकारात्मक और सुरक्षित माहौल बनाना। एक ऐसा माहौल जहां सवाल पूछने पर मजाक ना उड़े और गलतियां करने को सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा माना जाए। डर के माहौल में सीखना नहीं, सिर्फ रटना होता है। दूसरा बिंदु मुझे बहुत दिलचस्प लगा, स्पष्ट और पाने योग्य लक्ष्य निर्धारित करना। मुझे लगता है हम सब यहाँ गलती करते हैं। नए साल पर हम लक्ष्य बनाते हैं, मैं फिट हो जाऊंगी, जो कि बहुत अस्पष्ट है। बिल्कुल। ये लक्ष्य किसी काम का नहीं है। एक बेहतर लक्ष्य होगा, मैं हफ्ते में 3 दिन 30 मिनट के लिए वॉक पर जाऊंगी। ये स्पष्ट है, नापने लायक है और पाने योग्य भी है। सही। जब आप ऐसे छोटे छोटे लक्ष्य पूरे करते हैं तो आपको उपलब्धि का एहसास होता है, जिससे डोपामीन रिलीज होता है और आपकी प्रेरणा बढ़ती है। ये एक सकारात्मक चक्र शुरू कर देता है। नोट्स में प्रशंसा और पुनर्बलन का भी जिक्र है, मतलब रीइंफोर्समेंट, सही काम पर शाबाशी देना। लेकिन क्या इसमें भी ज्यादा करने का खतरा है? क्या तारीफ भी बेअसर हो सकती है? हाँ, अगर तारीफ सच्ची और विशिष्ट ना हो। सिर्फ बहुत अच्छे कहने की बजाय ये कहना ज्यादा असरदार है कि
मुझे तुम्हारा ये तरीका बहुत पसंद आया, जिस तरह तुमने इस मुश्किल सवाल को हल किया। अच्छा। इससे सीखने वाले को पता चलता है कि उसने क्या सही किया। और हाँ, यहाँ आंतरिक प्रेरणा का ध्यान रखना भी जरूरी है। प्रशंसा ऐसी होनी चाहिए जो मेहनत और प्रक्रिया को सराहे, न कि सिर्फ नतीजे को। और वो कौन से तरीके हैं जिनसे सीखने की प्रक्रिया को इतना दिलचस्प बना दिया जाए कि प्रेरणा अपने आप आ जाए? इसके लिए नोट्स में 2 सबसे शक्तिशाली तरीकों का जिक्र है। पहला, रोचक शिक्षण विधियों का उपयोग करना, पारंपरिक लेक्चर से हटकर सोचना। जैसे कहानी सुनाना या गेम्स। हाँ, कहानी सुनाना, गेम खेलना, असल दुनिया की समस्याओं को सुलझाना। मुझे याद है मैं गिटार सीखने की कोशिश कर रहा था और शुरू में कॉर्ड्स बदलना बहुत मुश्किल और बोरिंग लग रहा था। मैंने छोड़ने का मन बना लिया था। फिर मैंने सिर्फ कॉर्ड्स की प्रैक्टिस करने की बजाय अपना पसंदीदा गाना बजाने का लक्ष्य रखा। बस वही मेरी आंतरिक प्रेरणा बन गया और सब कुछ बदल गया। और दूसरा तरीका? दूसरा और शायद सबसे जरूरी, सीखने को असल जीवन से जोड़ना। जब किसी को यह समझ आ जाता है कि जो वो सीख रहा है, चाहे वो पाइथागोरस थ्योरम हो या इतिहास की कोई तारीख, वो उसकी असल जिंदगी में कहाँ काम आएगी, तो सीखने की प्रक्रिया अचानक अर्थपूर्ण हो जाती है। सही बात है, वो सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं रहता। हाँ, बल्कि एक उपयोगी औजार बन जाता है। तो इन सब बातों को जोड़कर देखती हूँ। मान लीजिए हमने प्रेरणा जगाने के सारे तरीके अपना लिए, इसका सीखने के नतीजे पर क्या सीधा असर पड़ता है? तो आपका दिमाग भटकता नहीं है, आप उस काम में पूरी तरह डूब जाते हैं। फ्लो स्टेट। बिल्कुल। दूसरा, यह आपकी रुचि को गहरा करती है। जो चीज प्रेरणा से शुरू होती है, वो धीरे धीरे आपकी आदत और फिर जुनून में बदल सकती है। और इससे याददाश्त पर भी जरूर फर्क पड़ता होगा। यकीनन। ये तीसरा असर है, ये आपकी स्मरण शक्ति को बेहतर बनाता है। हम उन चीजों को ज्यादा आसानी से और लंबे समय तक याद रखते हैं जिनमें हमारी दिलचस्पी होती है या जो हमारी भावनाओं से जुड़ी होती हैं। और इन सब का नतीजा? बेहतर प्रदर्शन। चाहे वो परीक्षा के नंबर हों या किसी नए हुनर में महारत, प्रेरणा सीधे तौर पर आपके नतीजों को सुधारती है। तो ये एक तरह का स्नोबॉल इफेक्ट है। एक छोटी सी शुरुआत एक बड़े नतीजे तक ले जा सकती है। बिल्कुल। बढ़ी हुई प्रेरणा से ध्यान बढ़ता है, बेहतर ध्यान से रुचि पैदा होती है, गहरी रुचि से याददाश्त तेज होती है और प्रदर्शन सुधरता है। और जब प्रदर्शन अच्छा होता है तो आत्मविश्वास बढ़ता है, जिससे प्रेरणा और भी मजबूत हो जाती है। वाह! ये एक ऐसा चक्र है जो किसी को भी सीखने की राह पर बहुत आगे ले जा सकता है। इस पूरी चर्चा को समेटें तो एक बात जो इन नोट्स से बार बार उभर कर आ रही है, वो ये है कि सीखना सिर्फ जानकारी को दिमाग में भरना नहीं है। ये एक भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। ऐसा लगता है कि बिना उस अंदरूनी आग के, बिना उस क्यों के, सीखना सिर्फ एक मैकेनिकल प्रक्रिया बनकर रह जाता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही इस पूरी चर्चा का सार है। इसीलिए इन नोट्स की आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण लाइन है, प्रेरणा अधिगम की कुंजी है। बिना प्रेरणा के अधिगम यांत्रिक व निष्प्रभावी हो जाता है। मतलब सिर्फ एक मशीन की तरह रटना। जी, ये सिर्फ जानकारी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, जो असली सीखना नहीं है। असली सीखना तब होता है जब ज्ञान आपके सोचने के तरीके, आपके व्यवहार, आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाए। इस गहरी और दिलचस्प बातचीत के बाद एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है। पूछिए। इन नोट्स में और हमारी चर्चा में शिक्षक, मैनेजर या माता-पिता की भूमिका पर बहुत जोर दिया गया है। लेकिन आज के दौर में जहां हम इंटरनेट से कुछ भी सीख सकते हैं, हम सब एक तरह से अपने शिक्षक खुद हैं, तो क्या ये सारे सिद्धांत हमें अपने ऊपर भी लागू करने चाहिए? यही तो असली चुनौती और अवसर है। ये चर्चा सिर्फ दूसरों को प्रेरित करने के बारे में नहीं है, ये आत्म प्रेरणा के बारे में भी है। हम अपने सीखने के लिए एक सकारात्मक माहौल कैसे बना सकते हैं? क्या हम अपने बड़े लक्ष्यों को छोटे, पाने योग्य लक्ष्यों में तोड़ रहे हैं? जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो क्या हम खुद को सकारात्मक पुनर्बलन देते हैं? शायद सबसे बड़ा काम यही है, दूसरों का शिक्षक बनने से पहले खुद का एक अच्छा शिक्षक, एक अच्छा कोच बनना।